जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 14 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम लोग आज के इस शिफ्ट की बात करते हैं तो 12 से 15 प्रश्न ऐसे रहे जो कि पहले पूछे जा चुके हैं, यानी कि वे रिपीटेड क्वेश्चन थे। कुछ प्रश्न आपके ऐसे थे जो पहले पूछे जा चुके हैं लेकिन उनको अलग ढंग से अलग तरीके से यहाँ पर पूछा गया, और आज के शिफ्ट में भी आपको कुछ नए प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आज पूछे गए। अब पहला प्रश्न पूछा गया था कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलवाया था। तो ये जो आंदोलन है उसे चलवाया था सीमांत गांधी, जिन्हें हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान जी के नाम से भी जानते हैं। तो इनके द्वारा इस आंदोलन को चलवाया गया था और इस आंदोलन को हम लोग खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि खुदाई खिदमतगार नाम का जो आंदोलन है वह किसने चलवाया था। तो इसी आंदोलन को, यानी कि ये जो लाल कुर्ती आंदोलन है, इसी को हम लोग खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि दादरा और नागर हवेली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहां से कौन सी नदी बहती है। तो यहां से वैसे एक ही नदी बहती है जिसे हम लोग दमन गंगा के नाम से जानते हैं, और यही नदी आगे चल करके वाघ नदी के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि वाघ नदी इसी दमन गंगा नदी का पार्ट है। तो ये आपको याद रखना है। पिछले साल हमारे यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी थी, दमन और दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली। तो 26 जनवरी 2020 से इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग आने वाले समय में जो ग्रुप डी का एग्जाम है या सीबीटी 2 का एग्जाम है उसके लिए स्टैटिक जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पर डेली आपको 2 से 3 क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस मेरे द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं, और इसमें शामिल होने के लिए आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10। इससे आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं। क्लास के बाद ही आपको PDF भी दे दिया जाता है, तो इस क्लास में शामिल होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो वह भी आप परचेज कर सकते हैं। वहां भी अगर आप यूज करेंगे कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है। तो ये आसान सा प्रश्न है, 21 जून को ये मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके ऊपर प्रस्ताव दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, और उसके बाद में 2014 को ये घोषित किया गया था। 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन ये इसका विषय रहा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एक प्रश्न पूछा गया था कि जो आपके ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे अगर हम लोग प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो जैसे ये जो मैं वीडियो इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे हम लोग कहते हैं MS ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पावर पॉइंट होता है उसका यहाँ पर यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के पर्पज से। अब ऑप्शन में अगर पावर पॉइंट रहा होगा तो वह करेक्ट होगा, इसके अलावा अगर कोई दूसरा रहा होगा तो फिर हो सकता है कि वह इसमें करेक्ट हो। फिर एक प्रश्न था पद्म भूषण पुरस्कार या पद्म विभूषण पुरस्कार से, लेकिन 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार या पद्म भूषण पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था। तो पद्म विभूषण से आपके कल भी प्रश्न पूछा गया था जिसमें सुदर्शन साहू को मिला था। कुल मिलाकर के 7 लोगों को मिल चुका है, तो ये तो आप सभी को पता होगा। आज मैं आपको बता देता हूं कि जो पद्म भूषण पुरस्कार है वह 2021 में 10 लोगों को दिया गया। तो इन 10 लोगों के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा जो कि एक सिंगर हैं, तरुण गोगोई ये पूछे जा चुके हैं, पूर्व CM रहे हैं असम के, चंद्रशेखर कंबारा ये आपके कवि हैं, इनको ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा सुमित्रा महाजन हमारी जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, नृपेंद्र मिश्रा इनको मिल चुका है, रामविलास पासवान इनको भी मिल चुका है। इसके अलावा केशुभाई पटेल ये पूर्व CM रहे थे गुजरात के, इनका भी पिछले साल निधन हुआ था तो इनको भी मिला। श्री कल्बे सादिक अध्यात्म के फील्ड में, श्री तरलोचन सिंह, और एक हमारे आखिरी हैं श्री रजनीकांत देवी श्राफ। तो इन को यानी कि कुल मिलाकर के 10 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। तो पद्म भूषण से इस समय लगातार हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है अच्छे से। 2019, 20 और 21 आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 170 यानी कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 170 है इसके अनुसार विधानसभा की जो सीटें हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो याद रखेंगे अधिकतम संख्या हो सकती है 500, और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम कितनी होंगी तो इनकी संख्या होगी 60, यानी कि मैक्सिमम 500 और मिनिमम की बात करें तो ये हो सकती हैं 60। हालांकि कुछ राज्य इसके अपवाद भी हैं, न्यूनतम वाले के कुछ अपवाद भी हैं। RBI का मुख्यालय पूछ लिया गया था, तो बहुत ही लल्लू सा प्रश्न था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसका मुख्यालय है। एक
अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जब स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में इसको शिफ्ट किया गया था मुंबई में। आसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर रहे थे। पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय उर्जित पटेल थे। और वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर कौन हैं, तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले पूछी जा चुकी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अमृतसर में इनमें से किसके विरोध में आंदोलन हुआ था। तो अमृतसर में आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जो आंदोलन था वह आपके रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, जो आपका आया था 1919 में। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया कि अमृतसर में जो आंदोलन है वह किसके विरोध में हुआ था, तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में निमंत्रण दिया गया था। अब ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या अहमदाबाद। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि किसने इनवाइट किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने इनको इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए, लेकिन किस शहर में निमंत्रण दिया था, इसके बारे में अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे यहाँ पर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। तो ये लैंग्वेज है, अनुच्छेद है 343। कौन सा, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 का क्लॉज 1 है, उसके अंतर्गत हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर एक प्रश्न था कि 2021 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इससे शायद कल भी प्रश्न पूछा गया था, आज भी इससे प्रश्न पूछ लिया गया। तो 2021 में कुल मिलाकर के 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। उसी प्रकार से अगर हम 20 की बात करते हैं तो 49 बच्चों को ये पुरस्कार मिला था और 2019 में 26 बच्चों को ये पुरस्कार मिल चुका है। तो ये पुरस्कार भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार होता है जो कि 2020 में सादत रहमान को मिला था। किसको, सादत रहमान को, बांग्लादेश के हैं। और 2019 में मिला था ये डिबिना मालोम और ग्रेटा थनबर्ग को। तो ये पुरस्कार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार होता है वह बांग्लादेश के सादत रहमान को 2020 में मिला है और 2019 में ग्रेटा थनबर्ग और डिबिना मालोम को ये पुरस्कार मिला था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब अगर हम लोग अपने देश में एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इनकी संख्या टोटल है 5। अब इसमें से कौन सा वाला पूछा गया था, उस हिसाब से आप टिक करेंगे। तो एक तो आपका बार्क हो गया, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये पहले भी पूछा जा चुका है, कलपक्कम में आपको मिलेगा। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी पूछा जा चुका है, ये आपके इंदौर में है। इसके अलावा वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर जो कि कोलकाता में है, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और एक हमारा है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो ये हमारे देश में 5 अनुसंधान केंद्र हैं जो कि परमाणु से संबंधित हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि यूनेस्को ने किस रेलवे स्टेशन को अपने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। तो ये तो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया था। ये आपको याद रखना है। इसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। तो आपको बताना है कि इसके वास्तुकार कौन है। जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है, इसके वास्तुकार कौन है। और इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सेंट्रल रेलवे है, कौन सा, सेंट्रल रेलवे, उसका हेडक्वार्टर यही है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि तुगलक ड्रामा नाम की जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है वह लिखी गई है गिरीश कर्नाड साहब के द्वारा। किसके द्वारा, गिरीश कर्नाड साहब के द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है। इसके अलावा गिरीश कर्नाड साहब से पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 1998 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा बादल सरकार नाम से भी इन्होंने एक ड्रामा लिखा था बंगाली भाषा में। इसके अलावा पद्मश्री इनको 1974 में मिल चुका है। ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था। तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे पद्म भूषण से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखेंगे, तुगलक जो ड्रामा है ये लिखा है गिरीश कर्नाड ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर हम लोग अमोनिया की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है NH3। क्या होता है, NH3। अब N की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 7 और हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, अगर इसके हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ये होता है 14। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ये होता है 1। तो हाइड्रोजन के 3 हो गए, इसका हो गया 14। तो 14 में हम लोग 3 जोड़ देंगे हाइड्रोजन के, तो ये हो जाता है 17। तो याद रखेंगे इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वह होता है 17। फार्मूला होता है NH3।
एक प्रश्न पूछा गया था कि महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। अब कई बच्चों ने यह बताया कि संस्कृत अनुवाद इसका पूछा गया था। तो महाभारत की बात करें तो ये जो मेन टेस्ट है वह आपके संस्कृत में ही लिखा गया है। तो महाभारत इसे लिखा था वेद व्यास ने संस्कृत भाषा में, और इसका ट्रांसलेशन पहली बार अंग्रेजी में किसने किया था, तो केसरी मोहन गांगुली जी के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे इसको लिखा है वेद व्यास जी ने। इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वह आपकी संस्कृत है और अंग्रेजी में अनुवाद इसका किया था केसरी मोहन गांगुली ने। तो चलिए कमेंट में इसके बारे में बताइएगा कि एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ से क्या पूछा गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है। तो अगर हम लोग अपने देश के प्रधानमंत्रियों की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार सही उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान रखिएगा 2 बार हमारे यहाँ के फुल टर्म ये रह चुके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन ये कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, ये हमेशा राज्यसभा के ही सदस्य रहे हैं। फिर एक प्रश्न था कि इनको क्रम में लगाइए, यानी कि कई सारे आपको आंदोलन दिए गए थे उनको क्रम में लगाना था। तो लगातार पिछले 3-4 शिफ्ट से ये ट्रेंड चल रहा है कि आपको क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था तो ये पहले हुआ था, असहयोग आंदोलन उसके बाद हुआ था, उसके बाद में दांडी मार्च हुआ था, फिर आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन आपको एज इट इज याद रखने हैं। एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वह आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं नेशनल हाईवे की तो ये सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। अगर हम लोग बात करते हैं रोड नेटवर्क की कि सबसे ज़्यादा रोड किस राज्य में है तो भी होगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि रेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो भी आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट हाईवे कहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्टेट हाईवे प्लस नेशनल हाईवे इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो भी आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि अटल सुरंग से होकर के हमारा लेह मनाली हाईवे गुजरता है। तो ये जो लेह मनाली हाईवे है इसका निर्माण किसने किया है। तो ध्यान रखेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन BRO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब इसमें एक ऑप्शन आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी दिया गया था। तो हो सकता है कई सारे लोगों को लगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आपकी पूरी हाईवे है इसका डिजाइन इसका जो निर्माण है वह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। BRO की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जा चुका है। तो 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी वर्तमान में BRO के हमारे प्रमुख हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अटल टनल की बात करें तो सबसे लंबा हमारे यहाँ का हाईवे टनल है 9.02 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और पिछले साल PM मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो लाहौल स्पीति वैली को ये जोड़ती है मनाली से। फिर प्रश्न पूछा गया कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वह किसमें की गई थी। तो ये आपका था कॉर्क, यानी कि यह एक पादप कोशिका थी जिसमें रॉबर्ट हुक के द्वारा पहली बार सेल के बारे में पता लगाया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोशिका की जो खोज पहली बार की गई थी डेड कोशिका की वह रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। कोशिका का जो अध्ययन होता है इसे हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और पहली जो जीवित कोशिका है इसकी खोज की थी एंटोनी वान लीवनहॉक ने। कब 1674 में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा यहाँ पर कॉर्क में पहली बार कोशिका की खोज की गई थी जो कि आपकी डेड कोशिका थी। अब यहाँ पर एक बच्चे ने बताया कि आज जनगणना से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो जो प्रश्न उसने भेजे हैं एज इट इज मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब इसमें से आप बताइएगा कि कौन कौन से पूछे गए थे। एक प्रश्न था कि पहली जनगणना कब हुई। तो ये 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, आप सभी को पता होगा। दूसरा प्रश्न था कि भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, यानी कि 1 वर्ग मीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो ये आपका 382 है। और एक प्रश्न उसने बताया कि समकालिक जनगणना से कोई प्रश्न पूछा गया था। तो क्या यहाँ से कोई प्रश्न पूछा गया था या नहीं उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो के बारे में अपना फीडबैक आप दे सकते हैं और अनअकैडमी के ऊपर जो मेरी प्रोफाइल है उसको फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।